नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 2 दिन पहले टाइम्स नाउ चैनल पे एक इंटरव्यू था और इस इंटरव्यू में अखिलेश यादव से मायावती के रिश्तों को लेके पूछा गया। अखिलेश यादव विनम्र हैं, आमतौर पे वो किसी की बहुत आलोचना नहीं करते और मायावती की तो मैंने उनको बहुत दिनों से कोई आलोचना करती हुई नहीं देखा है। तो इस इंटरव्यू को पूछा गया क्या भविष्य में भी मायावती के साथ, तो कुछ गोल-मोल सा जवाब दिया उन्होंने और प्रशंसा ही करी, कुछ निंदा नहीं करी, कोई आलोचना नहीं करी। तो राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या एक बार फिर अखिलेश यादव और मायावती विधानसभा चुनावों में मिल सकते हैं। हालांकि आप समाजवादी पार्टी के किसी नेता से पूछिए तो एकदम सिरे से नकार देता है, वो एकदम मना कर देता है, अरे क्या बात कर रहे हैं, कहाँ बची मायावती, खत्म हो गई मायावती, मायावती को कौन पूछता है। मगर राजनीति जो है वो कभी भी उसमें राजनीति में ये नहीं कहा जाता ये असंभव है। राजनीति में दोस्त दोस्त नहीं होता है, दुश्मन दुश्मन नहीं होता है, कब दुश्मन दोस्त हो जाता है, कब दोस्त दुश्मन हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ उल्टा पुल्टा। तो मैं विचार कर रहा था कि अगर मायावती और अखिलेश यादव फिर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो क्या समीकरण होंगे, क्या गठबंधन होंगे। और अभी आप ये मान के चलिए कि कोई भी गठबंधन होगा तो उसका खुलासा राजनेता इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जैसे ही खुलासा करेंगे तो इनकम टैक्स और ईडी पीछे पीछे आ रहे होंगे। तो मैं इन सब बातों पर इंटरव्यू को सुन के विचार कर रहा था तो मुझे याद आया कि 2019 में लोकसभा चुनावों में जब ये गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का, तो तमाम राजनीतिक पंडित धोखा खा गए थे, मैं भी धोखा खा गया था। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे सारे आकलन गलत हुए थे। मुझे लगता था कि बहुत बम्पर जीत होगी इस गठबंधन की, जातिगत आंकड़े ऐसे लगते थे। और लेकिन दलित समुदाय जो था वो शायद उस तरफ बीजेपी की तरफ मुड़ गया था। नतीजा बसपा को तो फ़ायदा हुआ, सपा को बहुत भारी नुकसान हुआ था। मगर लोकसभा बड़ी होती है, लोकसभा का और विधानसभा के चुनावों का कोई तुलना नहीं होती है। अगर यही फैसला विधानसभा चुनाव में किया गया होता तो निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा पहुंचता। तो मैं सोच रहा था कि वो उस दौर में कितना कॉन्फिडेंस था अखिलेश यादव में भी, मायावती में भी, दोनों को लगता था कि हम जीत ही रहे हैं। तब मैंने लोकसभा चुनाव के शुरुआत में एक अखिलेश यादव का इंटरव्यू किया था। तो मुझे लगा इंटरव्यू तो पुराना है, 2.5 साल पुराना है, लेकिन मैं आपको सुनवाता हूँ। उसमें आप ये समझ सकते हैं कि उस समय अखिलेश यादव के दौर में दिमाग में मायावती के गठबंधन को लेके क्या क्या चीज़ चल रही थी, कैसे समीकरण बन रहे थे। तो सुनिए ये 2.5 साल पुराना इंटरव्यू, आपको सुन के मज़ा आएगा और लगेगा कि अखिलेश यादव की कैसे कैसे सोचती है। और मैं भी इस इंटरव्यू में राजनीतिक आकलन करने में चूक रहा था, अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं जनता की नब्ज को उस दौर में पकड़ नहीं पाया था कि किस तरह दलित वोट बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि मोदी का एक आवा मंडल मोदी जी का जो था वो टूटा नहीं था 2019 तक। सुनिए अखिलेश यादव का ये इंटरव्यू और अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 2019 का चुनाव सिर पर है और देश की सरकार बनने जा रही है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक मुलाकात होती है 2 नेताओं के बीच में और उन नेताओं की मुलाकात पूरे देश की राजनीति में भूचाल मचा देती है। इन 2 मुलाकातों ने देश के सारे राजनीतिक समीकरण तोड़ दिए और लोग हैरान थे कि आखिर ये मुलाकात हुई कैसे। एक नौजवान नेता जिनके चेहरे पे आप हमेशा मुस्कुराहट देखते रहते हैं, जिनके कामों की, जिनकी अदाओं की युवा वर्ग चर्चा करता रहता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। और आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर राजनीति की इस उठापटक के पीछे क्या कारण था और भविष्य में इस मुलाकात के क्या क्या मतलब हो सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है अखिलेश जी आपका हमारे साथ इस बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश जी, पूरा देश जान रहा था कि 2019 में चुनाव में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। लोग कह रहे थे कि मोदी जी की लहर है, भाजपा के लिए बड़ा आसान है। लेकिन अचानक आपकी एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बहन मायावती जी के लिए कहा जाता है और आप बुआ जी कहते हैं, उस मुलाकात ने पूरे देश की राजनीति के समीकरण बदल दिए। तो ये मुलाकात क्या काफ़ी समय पहले से आपके दिमाग में चल रही थी? जहाँ तक यूपी की राजनीति है और स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से आती हैं, तो जो दल सबसे ज़्यादा सीटें जीतता है कहीं ना कहीं वही सरकार में शामिल होता है या सरकार बनाता है। और देखने को भी ये मिला है कि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री अगर किसी प्रदेश ने दिए हैं तो वो यही उत्तर प्रदेश है। जहाँ तक ये 2 उपचुनाव का सवाल है, ये 2 उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और लगातार उस पर काम चल रहा था।
कार्यकर्ताओं के स्तर पर, संगठन के स्तर पर और मुद्दों को लेकर के। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी का भी सहयोग मिला और जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों ने जो सहयोग किया उस समय, उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए को मुख्यमंत्री को अपनी सीट हारनी पड़ी और दूसरी सीट वो जहां उप मुख्यमंत्री थे वो भी हार गए। ये कहीं ना कहीं जनता की जो नाराजगी है, जो सरकार से उम्मीदें थी, जो सरकार से चाहते थे लोग, वो सरकार उस पर नहीं खरी उतर पाई और उसका परिणाम ये है कि दोनों जगह जनता ने उन्हें हरा दिया। लेकिन सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आमतौर पे आपकी राजनीति होती है, आप एकदम बोल देते हैं, आपकी बातें सामने आ जाती हैं, लेकिन ये दांव जो आपने चला किसी को भनक नहीं हुई कि आप इस राजनीति के इस मोड़ पे जा रहे हैं कि आप अचानक जो आपकी सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी थी, आपकी दुश्मनी की चर्चा होती थी पूरे देश में आपकी पार्टी की उनकी, वो इतना गुपचुप आपने प्लान कैसे कर लिया? देखिए, बीजेपी से समाजवादी को या किसी भी दल को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा कि वो पता नहीं किस रास्ते पर देश को ले जाए, कौन सा मुद्दा कब आ जाए सामने। वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं सोसाइटी में कि कौन सा मुद्दा आ सकता है, किस मुद्दे से लाभ मिल सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो समाजवादी पार्टी ने रणनीति अपनाई कि निषाद पार्टी को साथ लिया, आपकी बिंद पार्टी एक थी उसको भी साथ ले लिया, वहीं जो वाम दल हैं उनका भी सहयोग लिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है उसका भी सहयोग लिया, क्योंकि बात अगर जान जाती बीजेपी, क्योंकि सरकार में वो लोग हैं और सत्ता में जो रहता है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो ताकत है उससे विपक्ष बहुत जल्दी लड़ नहीं सकता, और वो भी बीजेपी जैसी पार्टी हो। इसलिए कहीं ना कहीं जो रणनीति बनी, उस रणनीति ने भारतीय जनता पार्टी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि देश में अगर जाति का जहर बोलोगे या धर्म की नफरत फैलाओगे तो कहीं ना कहीं जनता में ऐसा समीकरण बनेगा, एक ऐसी ताकत आएगी या ऐसा गठबंधन होगा जो आपका मुकाबला कर सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सीबीआई की जांचें आपके परिवार पे है, उन मैडम पे है, तो कहीं आप लोग सीबीआई के डर की वजह से इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को कहूंगा कि जितने भी दल हैं राजनीति करने वाले, कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, और देश के अधिकतर और खासकर वो दल जो रीजनल दल है, रीजनल पार्टियां हैं, उनको सीबीआई, ईडी इस तरह का हमेशा जांचें हुई हैं, मुकाबला करना पड़ा है, अपने आप को साबित करना पड़ा है कि नहीं, हाँ हम गलत नहीं हैं, हमने प्रोसीजर फॉलो किया है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम तो सीबीआई क्लब में पहले भी रह चुके हैं, सीबीआई क्लब में फिर शामिल हो जाएंगे, तो हमें तो अपने कागज दिखाने पड़ेंगे, हमें अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ेगी। लेकिन जनता तो बीजेपी की बेईमानी देख रही है कि नोटबंदी के बहाने आपने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन देखो देश को कहां खड़ा कर दिया। कहा कि जीएसटी से व्यापार में सुविधाएं हो जाएंगी व्यापारियों को, लेकिन व्यापारी कितना संकट में है आज हर वर्ग के लोग इनसे नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि हम किसान में कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन कर्ज तो माफ नहीं हुआ, रिकवरी हो रही है। अभी मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, अभी शाहजहांपुर गए थे और आलू केंद्र देखा उन्होंने, खरीद केंद्र देखा सरकार का, वहीं गन्ने की भी देखा उन्होंने। मैं केवल इतना सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिरकार सरकार ने कितने किसानों का आलू खरीदा है, और ये धोखा न दें, निरीक्षण न करें। मुख्यमंत्री जी को, सरकार को समीक्षा करनी चाहिए कि आखिरकार कितनी चीनी मिलों ने पैसा किसानों का रोक रखा है या किसानों का कितना बकाया है। ये केवल ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी इधर उधर गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप इसलिए मैं कहता हूं कि सीबीआई, ईडी, इससे सरकारें नहीं बदलेंगी। जनता की सेवा होगी, जनता के लिए कुछ काम होगा तो जनता समर्थन करेगी। विपक्ष, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी है, निषाद पार्टी है, पीस पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इनको जांच का सामना करना पड़ा होगा, और देश की अधिकतर रीजनल पार्टी को सीबीआई का सामना करना पड़ा है। अब सीबीआई को तो शायद इसीलिए कहा गया होगा कि राज्य, मैं तो नहीं कहूंगा संस्था को, क्योंकि संस्था की जिम्मेदारी है, और मैं तो ये चाहता हूं कि संस्था बनी रहे, लेकिन कम से कम संस्था पर प्रश्न न लगे। कभी कांग्रेस इस्तेमाल करती है, कभी दूसरे दल वाले इस्तेमाल करते हैं, अब रीजनल पार्टियां तो सरकार में आई नहीं कभी। इसलिए मैं कहता हूं कि जनता की अगर सेवा होगी, जनता के लिए काम होगा,
तो जनता मदद करेगी, सीबीआई और ईडी मदद नहीं करेगी। किसान तैयार है, उस कर्ज माफी से जो धोखा मिला है, किसान गन्ने वाला परेशान है। अब मैं समझता हूं लोकसभा के चुनाव तक शायद ही सरकार उनका पैसा दे पाए, सरकार नहीं दे पाएगी पैसा। एक ही जिले में केवल बागपत में 35,000 किसानों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। और सोचिए वेस्टर्न यूपी का क्या हाल होगा, ये सीतापुर बहराइच का क्या हाल होगा। मैं खुद गया था बाईस रोड, मैंने किसानों को देखा, मिला उनसे। तमाम किसान ये शिकायत करने आए कि उनका गन्ना खेत में खड़ा है, अभी तक किसी चीनी मिल ने नहीं लिया है, और बीजेपी के लोग लगे हैं जो गन्ने को खरीदने नहीं दे रहे। तो सोचिए, काम तो ये होना चाहिए, समीक्षा तो ये होनी चाहिए कि खेत पे गन्ना तो नहीं बचा किसान के, ये गांव में जाकर के सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और फिर गांव की तकलीफ कौन नहीं जानता है, उनकी पेंशन की तकलीफ है, तहसील की तकलीफ है, पुलिस की तकलीफ है। गांव के हमारे गरीब इन्हीं 3 तकलीफ से परेशान हैं, और आज भी उन्हें जो कीमत मिलनी चाहिए पैदावार की वो नहीं मिल पा रहे। शायद किसान ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था, दिल्ली के सदन में कहा था कि हम 1.5 गुना और 2 गुना आय कर देंगे किसान की। 1.5 गुना कम मिलेगा, शायद अब गेहूं का 1.5 गुना कैसे मिल रहा होगा ये तो किसान बताएंगे और सरकार सोच करके आएगी। अगर इन 2 चुनाव को जब जीते तो लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ कि आप नौजवान हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आप हमेशा डेवलपमेंट की बात नहीं करते थे चुनाव से पहले, डेवलपमेंट की बात। लेकिन पिछले दिनों में कुछ बयान आ रहे हैं, वो आप फिर जातीय संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला चुनाव आपने विकास पे मुद्दा लड़ा, अब फिर ये जातीय आधार पर, तो ये नई गोलबंदी। ये सब बीजेपी से हमने सीखा है। और इस बात का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, देश की सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देश में अगर कोई नफरत फैलाता है धर्म को लेकर के तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमने कहा और पूरे चुनाव में एक्सप्रेसवे के लिए कहा, और मैंने उस समय भी कहा था जब मैंने घोषणा पत्र रखा था जनता के बीच कि जो एक्सप्रेसवे पे चलेगा वो जरूर ये महसूस करेगा कि उसे वोट समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। हमने मेट्रो बनाई है, हमने लैपटॉप बांटा, समाजवादी लोगों ने पेंशन दे दी, ऑनलाइन उनके अकाउंट में पहुंचाने लगे, और सुविधाएं दी, 102 दी, 108 दी, 100 पुलिस के लिए वर्ल्ड क्लास रिस्पांस सिस्टम दिया। लेकिन बीजेपी ने हम लोगों को जात के आधार पर कहा कि जात के आधार पर काम करते हैं। कहीं एसडीएम की सूची ले आए इलाहाबाद की और कहा कि सब एसडीएम उन्होंने भरते, वो यूपीपीएससी की लिस्ट में कहा कि सब यादव हो गए। जो प्रधानमंत्री जी से कहलाया गया कि परीक्षा में कॉपी बदल गई है, वो ये साबित किया गया कि यादव लोगों ने कॉपी बदल दी। लेकिन सच्चाई नहीं थी। कब्रिस्तान और शमशान की बात की गई यहाँ पर, और दिवाली और क्या बिजली कम आती थी, रमजान में ज्यादा बिजली आती थी। हम हिंदू गांव बिजली नहीं लगाते हैं, हम हिंदू की मदद नहीं करते हैं, हम मुसलमान मर जाता है तो उसको 50 लाख की मदद करते हैं। हम तो जानना चाहते हैं कि हिंदू भाई अगर मर जाए तो बीजेपी क्यों नहीं 50 लाख की मदद कर रही। अभी 2 बेटियां मरी हैं, मौर्य समाज की, साकी समाज की, कुशवाहा समाज की। उप मुख्यमंत्री गए 5-5 लाख रुपए दिया। अरे वो तो हिंदू बहनें थी, उनको 50,000 रुपए देना चाहिए था। मथुरा में एक बेटा एनकाउंटर में मर गया, 50 लाख देना चाहिए था। बाद में ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के लिए भी नियम होते हैं, कानून होते हैं। नियम और कानून के बाहर मुख्यमंत्री नहीं काम कर सकते। लेकिन बीजेपी ने झूठ फैलाया, कहा कि हम हिंदुओं की कम मदद करते थे, हम मुसलमानों की ज्यादा मदद करते थे। इसलिए जो कुछ हमने सीखा है वो बीजेपी से सीखा है, और अब बीजेपी का फार्मूला हम बीजेपी लगा रहे हैं। इसलिए हमें कोई जातिवादी न कहे। लेकिन आप ये यूथ है जो वो मानता था, आपके चेहरे को देखता था, वो लगता था कि एक नौजवान ऐसा सामने आ रहा है, या कम से कम जाति से अलग हटके, और आप बात नहीं करते थे। आप रिवर फ्रंट की बात करते थे, आप एक्सप्रेसवे की बात करते थे, आप कैंसर हॉस्पिटल की बात करते थे, 100 नंबर की बात करते थे। लेकिन इस चेहरे को भी अगर जाति गठबंधन में उलझना पड़ेगा तो एक कई लोगों के सपने नहीं टूटेंगे। देखिए, मैं तमाम नौजवानों को और आपके माध्यम से जिन तक बातें पहुंच रही हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जात के आधार पर कभी काम नहीं करती है, और मैं भविष्य में भी उनको ये विश्वास दिला सकता हूं कि जात के आधार पर फैसले नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन संविधान और हमारे देश का जो संविधान कहता है, अगर उस रास्ते पे हमें चलना होगा तो हम जरूर चलेंगे। दूसरी बात ये हुई कि गणित है, बीजेपी ने राजभर पार्टी को इसलिए शामिल किया कि उन्हें राजभर वोट मिल जाएगा। उन्होंने अपना दल को इसलिए साथ लिया कि अपना दल के उनको कुर्मी वोट मिल जाए। उन्होंने हर जात का एक मुख्यमंत्री बनाया, कहा कि पाल बघेल समाज का एक मुख्यमंत्री होगा।
कहा कि निषाद समाज का भी एक मुख्यमंत्री होगा, मौर्य समाज का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उन्हें तो बनाया उप मुख्यमंत्री। इस तरह उन्होंने जनता को धोखा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला बनाया था वो फार्मूला हमने सीख लिया और वही फार्मूला हम बीजेपी पे लगा रहे हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कहीं नफरत फैलाए। लेकिन आप उनके घर पे लड़ाई लड़वाना चाहते हैं। कभी आप कह देते हैं कि उप मुख्यमंत्री की नींव पर उखाड़ के फेंक दी गई पंचतंत्र पे, कभी आप कह देते हैं केशव मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो वैसे ही उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आपका बयान हो रहा है, आपका घी डालते हैं। ये तो सच्चाई है कि जिस कुर्सी पर उप मुख्यमंत्री बैठे थे उस कुर्सी पर दोबारा वो नहीं बैठ पाए शास्त्री भवन में। ये सच है और यही सच उनके मन को कुरेदता होगा उप मुख्यमंत्री को। और इधर मैं ये कह सकता हूं कि अब झगड़ा खत्म हो गया उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री में। इधर दोनों के हारने के बाद दोस्ती बहुत हो गई। ये तो आपने मदद कर दी ना उस पार्टी की। अगर ये हारे ना होते तो शायद इतना प्यार नहीं दिखाई देता दोनों लोगों में। तो इधर हारने के बाद दोनों में दोस्ती बहुत हो गई है। और फिर ये तो कुर्सी वाली बात की थी, अभी तो सुनने में आ रहा है कुछ अधिकारी हमें बता रहे थे उसी विभाग के जो बहुत सीनियर अधिकारी हैं कि कुछ टेंडर उप मुख्यमंत्री जी ने कर दिए थे, मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं आया, उन्होंने वो टेंडर कैंसिल कर दिए। सवाल ये है कि अगर टेंडर कैंसिल होता है तो समय बर्बाद होता है, गड्ढा मुक्त हुई नहीं सड़क। जो सड़कों पे काम हो जाना चाहिए, मजदूरों को काम मिल जाता, ठेकेदार को काम मिल जाता, कुछ उत्तर प्रदेश में खुशहाली आ जाती, तरक्की होने लगती, वो रोक दी मुख्यमंत्री जी ने। ये अपने झगड़े में, अपने एक दूसरे के उसमें नुकसान प्रदेश का कर। और फिर ई टेंडर होने थे, ई टेंडर से कैसे क्या होगा हमें कोई समझाए। ई टेंडर कैसे हुआ जो मुख्यमंत्री नाराज हो गए। ये कोई ना कोई मुख्यमंत्री नई चीज सीख के आए होंगे टेक्नोलॉजी की जो हमें भी नहीं पता है, जो मुख्यमंत्री जी को पता लग गई होगी। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के सब ठेके रोक दिए। आपका कहने मतलब ये भी ईवीएम स्टाइल में कुछ काम हो गया है। मुझे ही लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की जानकारी में बात आ गई होगी कि ये जो टेंडर हुए हैं वो ई टेंडर नहीं हुए हैं, इसीलिए हो सकता है ये टेंडर बड़े पैमाने पर कैंसिल हुए। और गड्ढा मुक्त तो सड़कें हुई नहीं। हम तो कई सड़कों के बारे में बता सकते हैं जो गड्ढा मुक्ति नहीं हुई। हम अभी सड़क से आ रहे थे तो वो समाजवादी सरकार में बनने लगी थी सड़क जो आपको बहराइच से सीतापुर लाती है, और सीतापुर से जब आप चिलारी घाट से महमूदाबाद होकर के लखनऊ आना चाहते हैं, वो सड़क समाजवादी सरकार में स्वीकृत थी। लेकिन आज पूरी तरीके से गड्ढे पड़े हुए हैं। करीबन 15 किलोमीटर ऐसी है जिसमें आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी गाड़ी नहीं चला सकते। वो तो बहुत सारे डेवलपमेंट की काम की बात करते हैं। नोएडा में मेट्रो की शुरुआत कर दी प्रधानमंत्री जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री जी से झंडी दिखवाई और जो मुख्यमंत्री जी शामिल हुए, नोएडा नहीं जाना चाहिए था। हालांकि नोएडा में जा रहा हूँ। नोएडा का असर देखिए कि उन्हें लोकसभा अपनी हारनी पड़ गई। ये नोएडा का असर है। और जहां तक सवाल मेट्रो का है, वो मेट्रो समाजवादी सरकार में बनाई थी। समाजवादी सरकार ने पूरा का पूरा नोएडा से पैसा दिया था, तब वो मेट्रो बनी थी जो दिल्ली को जोड़ने का काम हुआ था। एक और मेट्रो वहां बन रही है, वो जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा जुड़ी, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। हाँ, इन्होंने काम जरूर रोका है। इन्होंने कानपुर की मेट्रो का काम रोक दिया, बनारस की जो मेट्रो बनने जा रही थी उसका काम रोक दिया, आगरा में जो मेट्रो बनने जा रही थी उसका काम रोक दिया। हाँ, मेट्रो बनाई नहीं लेकिन काम रोक दिया। और लखनऊ की जितनी समाजवादी सरकार ने स्वीकृत की थी, टेढ़ी पुलिया और इधर तक अभी तक जो हुई है फैजाबाद रोड तक, वही स्वीकृत है। इस सरकार ने कोई भी मेट्रो के नए किलोमीटर स्वीकृत नहीं किए। और मुझे नहीं लगता जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो झांसी में और गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे, न झांसी में मेट्रो बनेगी न गोरखपुर में मेट्रो बनेगी। हो सकता है गोरखपुर के लिए कोई नई मेट्रो ना है, हमें उसका इंतजार होगा। आप अभी निकले होंगे, गोमती नगर गए थे तो आपने रिवर फ्रंट भी देखा होगा, तो आपको क्या लग रहा है उसको रिवर फ्रंट को देखकर? देखिए, मैं तो सरकार से यही कह सकता हूँ, हम तो कोई सरकार में तो है नहीं। आपने ट्वीट भी किया है। और आज क्योंकि मैंने एक अखबार में तस्वीर देखी कि पूरी तरीके से गोमती में नाले भी आ रहे हैं और जलकुंभी से पूरी की पूरी गोमती भर गई है। ये गोमती साफ का जो तरीका समाजवादी सरकार में अपनाया गया था, यही रास्ता है नदियों को साफ करने का। और हम तो कहते हैं यही मॉडल आपको अंतोगत्वा हर नदी में लागू करना पड़ेगा कि गंदा पानी ना आए, और गंदा पानी अगर आए भी नदी में जुड़े तो वो साफ होकर के पानी आए।
आप तो खुद पर्यावरण से आपने इंजीनियरिंग करी है, तो आपने कोई रोड मैप तैयार किया था इस तरह का कि नदियों पर? हालांकि हम लोगों ने गोमती में काम शुरू कर दिया था। आने वाले समय में जिस समय ये नाले जोड़ देंगे तो एक भी गंदा नाला गोमती में नहीं करेगा। ये पहला एक उदाहरण होगा जहां पर साफ सुथरी गोमती शहर में जारी होगी, और जो गंदा पानी जाएगा भी वो ट्रीट होकर के फिर गोमती में आएगा, वो भी डाउन स्ट्रीम में आएगा। मैं समझता हूँ यही मॉडल है दुनिया ने अपनाया और जगह भी अपनाए गए हैं, और एक्सपर्ट जो इंजीनियर्स हैं या जो इसमें आर्किटेक्ट्स काम करते हैं या जो साइंटिस्ट हैं जिनकी जानकारी है, वो यही कहते हैं कि यही रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है, क्योंकि शहर नहीं हटाए जा सकते। शहर तो बड़े बस गए, नाले बन गए, थ्रू ग्रेविटी ही बहेगा पानी। इसलिए ये तरीका ठीक है कि जो नाला उसमें जुड़े वो साफ सुथरा पानी होकर के ही नदी में गिरे। एक बात लोगों को समझ में नहीं आती कि कोई भी मुख्यमंत्री होता तो वो काम करता, कारण क्या है कि रिवर फ्रंट नहीं बन पा रहा, बाकी जेपीएनआईसी का काम रोक दिया गया, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या वजह क्या मन में आता होगा जो काम नहीं कर रही है? मैं एक ही बात कह सकता हूं, ये न गोमती समाजवादियों की है, और समाजवादी पार्टी ने जरूर जनता के लिए बनाया था। कम से कम ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर कोई आए, चाहे वो कोई डेलीगेट आए, कोई भी बाहर का आए, और शहर को एक सुंदर अच्छी नदी मिल जाए। और दुनिया में हमने देखा है जिस शहर में भी नदी बह रही होगी उन्होंने साफ सुथरा और लोगों के लिए रखा है। इसलिए हम चाहते थे जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, जिनका जीवन अंधकार में है, 2 कमरे में, कम से कम गोमती के किनारे आएंगे तो खुली हवा मिलेगी उनको घूमने का, उनके मनोरंजन के लिए, और कम से कम एक ये लखनऊ के लिए धरोहर होगी कि हाँ लखनऊ में एक इतना अच्छा रिवर फ्रंट है। शायद इसलिए समाजवादी सरकार ने बनाई थी, ये समाजवादी लोगों के लिए नहीं है। शायद मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अपने लिए रिवर फ्रंट बनाया, इसलिए काम रोक दिया। अच्छा जी, आपने लखनऊ की तहजीब की और उसकी बात करी, आज सुबह से खबर आई और बहुत दिल को दुख पहुंचाने वाली थी कि एक नौजवान ओला से इसलिए उतर गया कि उसका ड्राइवर मुसलमान था। ये संस्कृति कब खत्म होगी? मैं ये समझता हूं अगर वो नौजवान है और नौजवान ने ये काम किया है, इससे गलत काम कुछ हो नहीं सकता। आखिरकार क्या आप एग्जाम्पल दे रहे हो अपने समाज को? ये बात तो माननी पड़ेगी, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां मुसलमान आबादी में न रहते हो। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ध्यान कैसे हटाना है। ये ताकत अगर किसी पे है तो बीजेपी पे है, और ये प्रचार भी अगर कोई करा रहा हो तो बीजेपी के लोग होंगे। मुझे तो ये भी जानकारी मिली है, या जो लोग बता रहे हैं, कि जिस व्यक्ति ने ये किया है उसको बीजेपी के नेता बहुत फॉलो करते हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे। फोटो थी इसकी आज टीवी, तो ये समझ लीजिए ये वो व्यक्ति नौजवान नहीं कर रहा है। हो सकता है वो नौजवान भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आकर के या प्रधानमंत्री जी की या बीजेपी के लोगों को वो मुद्दा दे रहा हो, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है। आप देखिए वहां के कर्नाटक के लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बलिया के एक विधायक क्या बोल रहे हैं, अम्बेडकर नगर के सांसद क्या बोल रहे हैं, इनकी भाषा देखिए। तो इसलिए मैं समझता हूं कर्नाटक के चुनाव को लेकर की कोई राजनीति हो रही, ये उसी तरह की राजनीति है कि जिस समय पद्मावती फिल्म आई थी तो चुनाव चल रहा था, चुनाव खत्म हो गया, पद्मावती और वो सब अपने घर वापस चले गए। न अलाउद्दीन खिलजी दिख रहे हैं उसके बाद, ना ही पद्मावती का कोई मुद्दा है। अभी तो सुनने में आ रहा है, अमेज़न पे देख लो आप, या और तमाम जो वो हैं जहां से आपको मूवी अवेलेबल हो सकती है, वो मूवी है। तो आज तो श्योर नहीं है, आज तो घर में देख सकता है कोई मूवी। आपका क्या मतलब जिस राज्य में चुनाव होगा उससे पहले मुद्दा आना ही आना है देश के सामने? बीजेपी के लोग एक जेब में क्लोरोफॉर्म और बीजेपी के लोग दूसरी जेब में ओपीएम लेके चलते हैं। अगर बेहोश करने की जरूरत है तो बेहोश का निकाल देते हैं, अगर थोड़ा नशा कराना है तो नशे का मुद्दा देते हैं। इसलिए मैं समझता हूं जानबूझ करके बीजेपी के लोग इस मुद्दे को उछालेंगे जिससे कर्नाटक के चुनाव में प्रभाव पड़ जाए। आप तीसरे मोर्चे की वकालत कर रहे हैं, मोर्चे का नाम भले ना लिया जाए, कर्नाटक का प्रचार करने जाएंगे आप कांग्रेस का? मेरे लिए बहुत संकट का समय है, इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रचार की लिस्ट में मेरा नाम डाल दिया। हालांकि हमारी पार्टी का जो संगठन है, और मैंने अपने स्टेट यूनिट पे से कहा है कि आप जहां ठीक समझते हैं वहां चुनाव लड़िए। तो अब कांग्रेस ने अपनी सूची में मेरा नाम डाल दिया, क्योंकि मैं किसी भी अलायंस में नहीं जाना चाहता था।
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अलायंस SD देवेगौड़ा जी के साथ है। और हमने कहा कि हमारी लोकल यूनिट जो फैसला लेगी वो स्वीकार होगा, और जरूरत होगी तो जाएंगे, वरना हम लोकल यूनिट का पूरा ये चुनाव छोड़ देंगे कर्नाटक। हालांकि मेरी जो पढ़ाई की डिग्री है वो मैसूर की है, और मैसूर से और कर्नाटक से हमारा बहुत लगाव रहा है, और जब भी मैं गया हूँ मैं समझता हूँ कर्नाटक की प्रेस ने और वहाँ के लोगों ने बहुत सम्मान देने का काम भी किया है, इसलिए हमारे लिए बड़ा संकट है। लोग, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं आपकी बुआ जी से दोस्ती होगी तो आपने कांग्रेस को लिफ्ट कब कर दी? नहीं, मेरी कांग्रेस से जिस तरह के संबंध है वैसे रहेंगे, मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कांग्रेस के लोगों से। हाँ, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए इस स्ट्रेटेजी में बहुजन समाज पार्टी के साथ आना ये बड़ा फैसला है, और ये बहुत जरूरी फैसला था। आज चीफ जस्टिस के खिलाफ जो महाभियोग था वो कैंसिल कर दिया राज्यसभा के अध्यक्ष जी ने, आपके साइड थे, आपकी सहमति थी? हमारी पार्टी विपक्ष के साथ है, और विपक्ष पूरा एक था, तो हमारी पार्टी भी उसमें साथ थी। तो आज जो फैसला हुआ है वो आपकी दृष्टि से सही था? अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार करेंगे कि क्या फैसला लेंगे आगे। चुनाव से पहले 2019 का क्या स्ट्रेटेजी तय कर लिया, आप कितनी सीट पे लड़ेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस यहाँ से जीते। अगर और दल भी साथ आते हैं वो ज्यादा जीते, कम से कम हम लोग बीजेपी को मिल करके सबक सिखाते। आप सपा बसपा के गठबंधन में कांग्रेस की रहेगी? कांग्रेस से जैसे दोस्ती हमारी है वैसी बनी रहेगी। मायावती की सहमति है कांग्रेस के? ये हमारी और बहुजन समाज पार्टी की बात होगी, तब फैसला होगा कि किससे कैसे रहना। ये पहली घटना है जो आप किसी को नहीं बता रहे हैं कि उस रात की मीटिंग में जब आप गए थे बुआ जी, अभी भी पता नहीं आप बुआ जी कहते हैं उनको नहीं कहते हैं, लेकिन जब गए थे तो क्या बात थी? और दूसरी बात, आप बुआ जी कहते हैं अभी जब आप मिले थे तो बुआ जी का, हालांकि उन्हें मैंने हमेशा बुआ जी से ही बुलाया है, लेकिन क्योंकि दो पॉलिटिकल पार्टी की बातचीत होगी तो अपने तरीके से बातचीत होगी। हाँ, जो सम्मान मैं पहले देता था वो आज भी दे रहा हूँ। उनसे मिला, मैं धन्यवाद दिया, और जो चूक हुई थी राज्यसभा में वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए हम लोगों ने MLC भी इस बार उनके प्रत्याशी को जो हारे थे उन्हें बना दिया। ये प्रपोजल आपका था या उनका था? किसको? ये प्रपोजल जो अम्बेडकर जी को जिताने का, ये पार्टी ने कहा था कि अगर हमें पहली प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी तो हम पहली प्रायोरिटी देंगे उन्हें। तो ये माना जाए कि ये गठबंधन मजबूत है और किसी भी और साजिश का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं कि आपका गठबंधन टूटे। स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है और देश की पार्टी है, वो नहीं चाहेंगे कि ये गठबंधन हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होने जा रहा है। और हमारी कोशिश होगी कि गठबंधन या एक दूसरे का जो सहयोग है वो न टूटे। क्या मैसेज है, किन रणनीति के तहत आप इस बार चुनाव में जाने वाले, विकास से जाते? इस बार बीजेपी का फार्मूला और बीजेपी से ज्यादा विकास की बातें करके हम लोग जनता में जाएंगे, क्योंकि जो काम समाजवादियों ने किए, एक्सप्रेस वे बनाना, यही गाजीपुर बलिया तक पहुंच जाता तो शायद उत्तर प्रदेश के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती। इसके किनारे मंडियां बन रही थी जिससे किसानों को हम सुविधा दे देते। लैपटॉप बांटना का काम चल रहा था, मेट्रो बनने का काम चल रहा था, जिले मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने का काम चल रहा था, समाजवादी पेंशन 1000 रुपए हो जाती, एम्बुलेंस 102 108 में और संख्या बढ़ जाती, 100 वाला जो पुलिस की व्यवस्था दी है और बेहतर करते। अब मुख्यमंत्री जी को और बीजेपी को ये लगता है कि ये 100 नंबर भी समाजवादी लोगों की है, ये प्रदेश के लिए बनाई है, ये कोई समाजवादी ने अपने लिए नहीं बनाई है। इसलिए कम से कम अब बीजेपी के लोगों को काम करना चाहिए, और अगर काम नहीं करेंगे तो जनता इनको इस चुनाव में सबक सिखाएगी, और उसी का परिणाम मुझे दिखाई दे रहा है कि अब मुख्यमंत्री गांव-गांव जा रहे हैं, अब समस्या समझने जा रहे हैं, समस्या जानने जा रहे हैं। देखिए, एक ही परिणाम ने कैसा सबक सिखाया है कि अब सरकार को पूरा गांव जाना पड़ रहा है, गांव के दुख दर्द को समझना पड़ रहा है, क्योंकि शहर के लोग तो इनसे खिलाफ हैं, GST से खिलाफ है, नोटबंदी से खिलाफ है, ATM में पैसा नहीं है, व्यापारी पूरी तरीके से खिलाफ है क्योंकि सबसे ज्यादा नोटिस मिला उनको, और ऐसा सख्त कानून बना दिया कि जेल जाने का डर है। मैं समझता हूं व्यापारी जब खुश होगा, संतुष्ट होगा और उसके ऊपर पाबंदियां कम होंगी, तब व्यापार उद्योग ज्यादा बढ़ेगा। इन्होंने पाबंदियां इतनी लगा दी हैं, इसलिए व्यापारी भी उनसे नाराज है। इसलिए शहर के लोग तो समझ गए हैं, अभी गांव की भोली जनता को धोखा देने गए हैं, लेकिन भोली वाली जनता जो गांव की है वो इनसे बहुत सावधान है, क्योंकि आलू में, गन्ने में, गेहूं में और धान में धोखा गरीब किसान खाए हैं और नौकरी कहीं दी नहीं है, इसलिए इनको बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि उन्होंने रणनीति बनानी शुरू कर दी है, 2000 के नोट मार्केट से गायब,
आपको क्या लगता है ये नोट जो एटीएम का कैश है इसमें भी कुछ प्लानिंग है? देखिए, मैं जहां तक समझ सकता हूं, जो मशीन नोट छापती है वो विदेश से आती है, जिस कागज में नोट छपता है वो कागज विदेश से आता है, जो इंक नोट पर लगती है वो विदेश से आती है, एटीएम बनाने का काम भी विदेश के लोग करते हैं। बैंक्स में पैसा नहीं है, एटीएम में पैसा नहीं है, ये तो केंद्र सरकार बता सकती है। और तब बताना चाहिए केंद्र सरकार को जब केंद्र सरकार ये दावा करती रही है कि उन्होंने पर्याप्त रुपए छापे हैं। और अगर रुपए छप रहे हैं और मशीनों में नहीं है, बैंकों में नहीं है, तो आखिरकार कौन ले जा रहा है पैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कर्नाटक का चुनाव जो हो रहा है तो सब पैसा कर्नाटक की तरफ जा रहा है? आखिरकार पैसा जा कहां रहा है? ये तो केंद्र सरकार बता पाएगी, हम लोग नहीं बता पाएंगे, ना जान पाएंगे इन बातों को। ये मेरा सवाल नहीं है, बस आखिरी सवाल लोगों का है। लोग जानना चाहते हैं कि आपके बुआ जी में से दिल्ली की राजनीति कौन करेगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति कौन करेगा? मैं समझता हूं दोनों मिलकर के, जब ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत जाएंगे तो दोनों मिलकर के दिल्ली की राजनीति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश जी। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण बातें करी और कहा कि आखिर देश को विकास के मुद्दे की जगह जाति के मुद्दों में या अलग अलग मुद्दों में क्यों उलझाया जा रहा है, और एक नई सोच की तरफ इशारा किया। हमको लगता है कि शायद आज उनकी बातें आपको भी समझ में आई होगी, पसंद में आई होगी, और एक मैसेज दिया जा रहा होगा आपको कि आप उन नेताओं से, सभी पार्टी के उन नेताओं से सावधान रहिए जो चुनाव से पहले आपको जाति धर्म की बातें करते हैं। सिर्फ विकास का मुद्दा सामने रखिए, क्योंकि वही आपकी हर जरूरत पूरा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।